हाय फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 13 हम लोग शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में दो जो अलग अलग फोर्सेस होते हैं, सप्लाई और डिमांड, वो किस तरीके से इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से जो इकोनॉमी में अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग यहाँ पे वस्तुएं होती है या अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके दाम किस तरीके से इन दो फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं। मतलब कि एक इकोनॉमी को रन होने के लिए ये दो जो चीजें हैं, सप्लाई और डिमांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे कैसे करती है देखेंगे आगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले, टोटल 10 पॉइंट्स है हमारे। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो बुक की डेफिनेशन समझने से पहले समझेंगे कि हमारी सिंपल सी लैंग्वेज में कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, एज वर्ड जो डिटरमाइन कर रहे हैं वही उसका मीनिंग है कि सप्लाई मतलब क्या होता है। एक सेकेंड। सप्लाई, सप्लाई यानी कि, सॉरी एक सेकेंड, सप्लाई, सप्लाई यानी कि किसी भी चीज की जो कस्टमर को डिमांड थी उसे आपने पूरा किया, है ना। सप्लाई यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो सेलर से आती है, सेलर जो चीजें बनाता है ना, कोई एक कंपनी है, उसने कोई एक प्रोडक्ट बना रखा है और उसने उस प्रोडक्ट को उसने कस्टमर कस्टमर को बेचा। तो यहाँ पे कस्टमर क्या है, कस्टमर की यहाँ पे डिमांड थी जिसे किसने पूरा किया, कंपनी ने पूरा किया। यानी कि कंपनी ने सप्लाई किया कस्टमर की डिमांड को। डिमांड, सप्लाई कहाँ से आती है, सप्लाई आती है आपकी सेलर से, ठीक है। सप्लाई आती है आपकी सेलर से। और डिमांड, डिमांड, एक सेकंड मेरे हैंड राइटिंग, डिमांड आती है आपकी कस्टमर से, है ना। कस्टमर आया ब्रांच में, कस्टमर ने बोला कि अभी तुरंत मुझे कैश चाहिए, तो आपको कैश देना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। वो आया आपके पास, उसने बोला कि मुझे अभी एफडी ब्रेक करानी है, तो आपको करा के देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी डिमांड है। मतलब कि क्या, कि कोई भी इकोनॉमी को काम करने के लिए ये जो दो फोर्सेस है, ये सप्लाई एक तो होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। तो इन दो फोर्सेस को, ये दो फोर्सेस डिटरमाइन करती है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है, जो दाम है, वो कितनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन से ये पता चलता है कि चीजों का दाम कितना होगा। उस हिसाब से सरकार जो है पॉलिसीज बनाती है, उस हिसाब से इन्फ्लेशन डिटरमाइन होता है, उस हिसाब से बाकी सारे काम यहाँ पे होते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे डेली लाइफ का, कि मार्केट है, एक मार्केट है जहाँ पे सिर्फ 10 अम्ब्रेला अवेलेबल है, ठीक है। जो छाता होता है, ठीक है, 10 छाता छाते वहाँ पे अवेलेबल, लेकिन खरीदने वाले पीपल कितने हैं, 100 लोग हैं। खरीदने वाले लोग कितने हैं, 100 लोग। अब देखिए, अम्ब्रेला कितना है, 10 है, लोग कितने हैं, 100 है, यानी कि डिमांड बढ़ गई ना। 10 अम्ब्रेला अगर 100 लोग खरीदना चाहते हैं तो लोग ज्यादा पैसे देके खरीदेंगे, क्योंकि वहां पे अभी रेनी सीजन है ना, बहुत बारिश हो रही है, तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। लेकिन वही क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। मान लीजिए अब बारिश खत्म हो गई है, तो बहुत सारे जो शॉप थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अम्ब्रेला उन्होंने अपनी शॉप में रख लिए। लेकिन अब क्या हुआ, बारिश खत्म हो गई तो डिमांड कम हो गई, फिर लोगों ने डिमांड करना कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा ना, सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइजेस भी यहाँ पे गिर जाएंगी। इस तरीके से डिमांड और सप्लाई क्या करती है, प्राइजेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक की लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं देखते हैं एक बार। कि इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं कि लाइक वेदर मार्केट्स आर डायनेमिक, सब्जेक्ट टू द पीरियड्स ऑफ स्टॉर्म एंड calm एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो जिस तरीके से वेदर होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वो बार बार चेंज होता है, कभी भी बारिश आती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है। उसी तरीके से मार्केट भी डायनामिक होते हैं ना, मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कभी स्टेबल नहीं होते हैं, तो बार बार बदलते रहते हैं। हर एक मार्केट जो होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पे चेंज होती है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है ना, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, जो इनकम लेवल है वो बदलता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती रहती है, या आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग इश्यूज चल रहे होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये सारे बदलते हुए फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी क्या होती है, कोई भी मार्केट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है, डायनेमिक होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एज विथ वेदर फोरकास्टिंग अ केयरफुल स्टडी ऑफ मार्केट्स विल रिवील सर्टन फोर्सेस अंडरलिंग द अपेरेंटली रैंडम मूवमेंट्स। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं कि जैसे आने वाले 8 दिनों में बहुत सारी बारिश होगी या सूखा पड़ेगा, 4 दिन घर से बाहर मत निकलिए, ये सारे जो हम लोग न्यूज में पढ़ते थे वो ये वेदर फोरकास्टिंग है। उसी तरीके से जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, तो मार्केट में अलग अलग फोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनमें मूवमेंट होती है, किस तरीके से उनमें इंटरेक्शन होता है, ये सब स्टडी करेंगे, ये सब केयरफुली हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ पे,
डिमांड और सप्लाई में, ठीक है। डिमांड और सप्लाई में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से मार्केट फोर्सेस हैं जिनकी वजह से मार्केट इतनी तेजी से बदलती है। To forecast prices and outputs in individual markets, you must first understand the concept of supply and demand, है ना? लेकिन जो अभी हमने देखा कि हम ये अभी पढ़ा कि हम मार्केट में ऐसे बदलाव क्यों आ रहे हैं, ये हमें समझना है। तो इसको समझने से पहले आपको पता है, आपको ये पता लगाना है कि जो प्राइजेस है या जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसमें इतना बदलाव क्यों आ रहा है। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सप्लाई और डिमांड में क्या रिलेशन है। क्यों सप्लाई और डिमांड कम ज़्यादा होने से कीमत कम ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कम ज़्यादा होता है। तो इसी बात को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ ऐसा है क्या कि जो चेंजेस जो हो रहे हैं ना, जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं कीमतों दाम में या प्रोडक्शन प्रोडक्शन लेवल में, क्वांटिटीज में, तो ये समझने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, ये डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को यूज करके वो क्या करते हैं ना, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है एग्जैक्टली, और जो प्रोड्यूसर है, जो चीज़ें बना रहा है, जो कस्टमर को चीज़ें बेच रहा है, वो क्या सेल करना चाहता है। इन 2 फैक्टर से हमें पता चलता है कि प्राइस कितना होगा, ओके? और उस हिसाब से यहाँ पे पॉलिसीज़ बनती है। इकोनॉमिक्स हैज़ सॉरी economics has a powerful tool for explaining such changes in economic environment। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं दाम में, डिमांड में, सप्लाई में, तो इसे समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड एज ए थियरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिमांड और थियरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। दिस theory shows how consumer preferences determine consumer demand for commodities while business cost determine the supply of commodities। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें ये थ्योरी को जान के हमें ये समझ में आता है कि जो कंज्यूमर डिमांड है ना, जो कस्टमर की डिमांड है चीज़ों के लिए, और जो बिजनेस कॉस्ट है यानी कि दाम, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन मतलब जो कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है, जो कंपनीज ने यहाँ पे सप्लाई कर रखा है कमोडिटीज का, और जो कस्टमर ने यहाँ पे डिमांड कर रखी है कमोडिटीज की, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है। तो इसको समझने के लिए हम इस थ्योरी का यूज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल अकर्ड आइदर बिकॉज द डिमांड फॉर पेट्रोल, एक सेकंड से थोड़ा छोटा कर देती हूँ, अब ठीक है। बोल रहे हैं द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल अकर्ड आइदर बिकॉज द डिमांड फॉर पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड और बिकॉज द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल हैज डिक्रीज्ड। अब डेली लाइफ एग्जांपल दिया उन्होंने कि मान लीजिए कि डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? तो इसके लिए 2 रीजन है। एक तो क्या हुआ, एक तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई होगी, या तो उसकी सप्लाई कम हो गई होगी, है ना। मान लीजिए कि उसने बोला कि डिमांड जो है पेट्रोल की एकदम से बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डिमांड यहाँ पे पेट्रोल की बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोल की स्टोरेज कर लेंगे, या पेट्रोल को ज़्यादा यहाँ पे डिमांड कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि लोगों की जो ज़रूरत है पेट्रोल की वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही ना, जो क्रूड ऑयल हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं उस हिसाब से नहीं कराते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई की कमी हो जाएगी और डिमांड की यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई को या मिसमैच यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिनकी वजह से क्या होगा कि पेट्रोल के दाम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आगे बोल रहे हैं इनके आगे इनका कहना है कि द सेम इज ट्रू फॉर एवरी मार्केट, है ना। जिस तरीके से मैंने अभी बोला कि पेट्रोल की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि महंगाई वहाँ पे आ जाएगी, दाम यहाँ पे पेट्रोल के बढ़ जाएंगे। उसी हिसाब से जो बाकी कमोडिटीज होती है, जैसे कि सब्जियां हो गई, आपका सोना हो गया, आपके घर हो गए, मोबाइल फोन हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनकी अगर सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे महंगाई तो आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अब तक जो हमने देखा, यहाँ पे समझ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे एक अपडेटेड एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी जो अभी लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट एग्जांपल में क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम लोग बहुत आजकल जोर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो हम लोग लिथियम बैटरीज यूज़ करते हैं, तो जो लिथियम बैटरीज की भी यहाँ पे क्या हो गई ना, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जिसकी वजह से उनके दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है? मतलब कि लेटेस्ट एग्जांपल आप लोग इसे कह सकते हैं।
वी बिगिन विद द डिमांड कर्व एंड देन डिस्कस सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर्व देखेंगे कि किस तरीके से डिमांड जो बढ़ती है कम होती है, तो उसके हिसाब से किस तरीके से यहाँ पे कर्व है ना, ग्राफ हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये ग्राफ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस बेसिक टूल्स वी विल सी। ठीक है, तो इन ग्राफ को यूज करके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई है वो जो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करती है एंड और कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है, मतलब ऐसा कहाँ पे ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक जैसी होगी, तो कोई भी यहाँ पे प्राइस की बढ़ोतरी नहीं होगी। वेयर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इन बैलेंस, मतलब कि जहाँ पे डिमांड 10 छात्राओं की डिमांड थी और वहाँ पे खरीदने वाली भी 10 है, तो यहाँ पे शॉर्टेज कोई नहीं होगी, एक्स्ट्रा मतलब कोई यहाँ पे दाम बढ़ाने की चिंता नहीं रहेगी, लोगों को यहाँ पे आराम से सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्राइजेस, द प्राइस मैकेनिज्म विच ब्रिंग्स सप्लाई एंड डिमांड इनटू बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बोल रहे इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम और बैलेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मेल खाती हो, है ना। 10 छात्राओं की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी और सप्लाई भी आपको 10 मिल गए, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये बैलेंस्ड पॉइंट है। तो ये बैलेंस्ड पॉइंट कैसे डिटरमाइन होगा, ये बैलेंस्ड पॉइंट डिटरमाइन होगा मूवमेंट ऑफ प्राइजेस से, है ना। जाहिर सी बात है कि प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइजेस अगर कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि ये दो यूनिवर्सल रिलेटेड है, जो डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई ये दोनों एक दूसरे के अपोज में है, एक अगर बढ़ जाता है तो दूसरा घट जाता है, दूसरा घटता है तो पहला बढ़ जाता है। तो ये दोनों अगर एक 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 ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों स्टेबल है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बैलेंस और इक्विलिब्रियम। ओके, आगे इन डिटेल में पूरा है हमारा, वही वहाँ पे भी हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब जितना भी हमने यहाँ तक पढ़ा इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपके बन सकते हैं कि ऐसे कौन से दो बेसिक फोर्सेस होते हैं जो किसी भी मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, या बोल सकते हैं कि किस तरीके से जो डिमांड और सप्लाई है वो प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, प्राइस को फिक्स करने के लिए आपको मदद करता है। या जो इक्विलिब्रियम है ना, बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इतने 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। तो आगे का पॉइंट है हमारा द डिमांड शेड्यूल एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल मतलब होता है कि जो डिमांड है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो डिपेंड करती है उसकी दाम पे, है ना। उसका जो दाम है या उसका जो प्राइस है उस पे डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, यानी कि ज़्यादा अगर प्राइस होगी, है ना, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। डिमांड शेड्यूल मतलब डिमांड शेड्यूल, डिमांड कैसे बढ़ता है, डिमांड कैसे घटता है, इन सब बातों को हम लोग यहाँ पे इस शेड्यूल में समझने की कोशिश करते हैं। और डिमांड कैसे अफेक्ट होता है प्राइस से, है ना। आप जैसे हम लोग, आप हो गए, मैं हो गए, हम जैसे मिडिल क्लास लोग अगर किसी सबसे पहले शॉपिंग करने से पहले ये समझते हैं कि पैसे है या नहीं, है ना। हम लोग प्राइस देख के यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, यानी कि क्या, कि प्राइस डिटरमाइन करती है कि कस्टमर की डिमांड क्या होगी। अगर ज्यादा प्राइस है तो डिमांड कम रहेगी, अगर कम प्राइस है तो डिमांड ज्यादा रहेगी। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे देखेंगे इसे। तो चलिए यहाँ बुक की डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ कमोडिटी पीपल बाय डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, है ना। जितने भी लोग यहाँ पे चीजें खरीदते हैं डिपेंड करते हैं कि उसकी दाम कितने हैं। द हायर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द फ्यूअर यूनिट्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, है ना। अगर आप लोग मार्केट में गए, मान लीजिए आप लोग सब्जी मंडी गए और वहां पे आपने देखा कि जो मेथी की सब्जी है वो कितने में मिलती है, या मान लीजिए पालक की सब्जी है वो कितने में मिलती है, 50 रुपए में मिलती है, जो कि आमतौर पर आपको 10 या 15 रुपए में मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अरे 50 रुपए की सब्जी क्या खानी है ना, उससे तो अच्छा है कि हम लोग 2-3 दूसरी सब्जी खरीद लेंगे। तो हायर द प्राइस फ्यूअर द कंज्यूमर यूनिट्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, है ना। मतलब प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगी, और द लोअर इज द मार्केट प्राइस द मोर यूनिट्स ऑफ इट आर ब्रॉड, और जितने कम दाम उतने ज्यादा हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। सिंपल सा डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल बताने से अच्छा है कि बुक में एक अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, ठीक है, बुक एप्पल का, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देयर एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी, वही कि वहाँ पे एक डेफिनेट मतलब कि फिक्स्ड, फिक्स्ड डेफिनेट मतलब क्या कि फिक्स्ड, यानी कि अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो कम होनी होनी है, सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम होनी होनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस ऑफ द गुड्स और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ये जो है वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ पे वो ये एक क्या है कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
दिस रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ब्रॉड इट कॉल्ड एज द डिमांड शेड्यूल और द डिमांड कर्व। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल और द डिमांड कर्व, यानी कि किस हिसाब से अगर दाम कम ज्यादा हो जाते हैं, अगर प्राइस कम ज्यादा हो जाती है, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, एक एप्पल का एग्जांपल हम लोग लेंगे। तो एट ईच प्राइस वी कैन डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स दैट कंज्यूमर्स परचेस। यहाँ पे एक डायग्राम है, सॉरी टेबल है। तो टेबल में क्या देख रहा है, दे रखा है इन्होंने। तो इनके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि एट ईच प्राइस वी कैन डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स दैट कंज्यूमर्स परचेस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग दाम दे रखे हैं एप्पल के, कि एप्पल के दाम कितने हैं यहाँ पे, प्राइस पर बॉक्स। ठीक है, 500 रुपए है, 400 रुपए है, 300, 200। तो 500 रुपए के अगर एप्पल बिकते हैं तो यहाँ पे लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, मान लीजिए 9 करते हैं। 400 रुपए अगर दाम है तो 10 एप्पल यहाँ पे बाय करते हैं। अगर 300 रुपए यहाँ पे दाम है तो 12 एप्पल यहाँ पे बाय करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग दाम पे अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे दे रखी है एप्पल के लिए। तो वही बोल रहे हैं कि एट ईच प्राइस, अलग अलग प्राइस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि लोग कितना यहाँ पे एप्पल खरीदते हैं। तो बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एट 500 पर बॉक्स कंज्यूमर्स विल बाय 9 मिलियन बॉक्सेस पर ईयर। तो अगर दाम 500 रुपए पर बॉक्स है तो यहाँ पे लोग कितने एप्पल, आसानी के लिए हम लोग 9 बोलेंगे, 9 एप्पल। ठीक है, आगे मिलियन बॉक्सेस है कि 500 रुपए में अगर पर बॉक्स है यहाँ पे तो लोग 9 एप्पल यहाँ पे खरीदते हैं। वही आगे बोल रहे हैं एट लोअर प्राइस। अब क्या हुआ, पहले दाम कितना था, 500 रुपए थे, तब लोगों ने कितना लिया, 9 एप्पल यहाँ पे खरीद लिए। अब दाम, अब देखिए दाम क्या हो गया, कम हो गया। दाम कितना हो गया, एट अ लोअर प्राइस मोर एप्पल्स आर ब्रॉट। दाम हो गया 400 रुपए, अब लोगों ने 10 एप्पल लेना शुरू कर दिया ना, 400 रुपए में अब 10 एप्पल आ रहे हैं। एट येट अ लोअर प्राइस, अब दाम और ज्यादा कम हो गए। दाम कितने हो गए, 300 रुपए हो गए, तो क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने 12 सेब खरीदना यहाँ पे शुरू कर दिया। कि देखिए जैसे जैसे दाम कम हो रहा है वैसे वैसे लोगों की परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग यहाँ पे जो सेब है वो खरीद रहे हैं, एंड सो फॉर्थ। और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, दाम जितना कम डिमांड उतनी ज्यादा। वी कैन ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस। वही कि लोगों की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जबकि कब बढ़ेगी, जब प्राइस उसका कम हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे का ये टेबल हमने, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एट ईच मार्केट प्राइस, है ना, अलग अलग मार्केट प्राइस जो यहाँ पे दे रखी थी, 500, 400, 300, 200, कंज्यूमर्स विल वांट टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल। तो अलग अलग प्राइस पे लोग अलग अलग एप्पल क्वांटिटी में एप्पल यहाँ पे खरीद रहे हैं। एज द प्राइस ऑफ एप्पल फॉल्स द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स डिमांडेड विल राइज, है ना, जैसे ही एप्पल के दाम घट जाएंगे तो उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। आगे यहाँ पे डिमांड कर्व। ठीक है, जो डिमांड कर्व हमने देखा पहले कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व होती क्या है, तो वो यहाँ पे जो टेबल में दे रखा है वो यहाँ पे एक ही मतलब है, जो टेबल में है वो यहाँ पे आपको फॉर्म में यहाँ पे मिल जाए, ग्राफ में यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए ये दाम है, ये प्राइस है, और ये क्वांटिटी है, और ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है। तो कर्व क्या डिटरमाइन करता है, एक कर देती हूँ। तो कर्व, दाम यहाँ पे जितनी, देखिए जितना ज्यादा यहाँ पे दाम कम हो रहा है उतने ज्यादा नंबर में लोग यहाँ पे चीजें जो जो सेब है वो खरीद रहे हैं। पहला कितना था दाम, दाम पहला था 500 रुपए। 500 रुपए, तब लोगों ने कितने सेब खरीदे, आई थिंक 9 सेब, है ना, 9 सेब यहाँ पे खरीदे। अब जब प्राइस 400 रुपए हो गए तो लोगों ने 10 सेब करने, 10 सेब यहाँ पे खरीद लिए। फिर 300 हो गए तो यहाँ पे 12 सेब खरीद लिए। फिर 200 हो गए तो 15 खरीद लिए। 100 हो गए तो 20 खरीद लिए। 0 हो गए तो ये आगे तो ठीक है कंटिन्यू हो रहा है, ये नहीं है जीरो वाला। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दाम कम हो रहे हैं उस तरीके से डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कर्व तैयार हो गया है, जिसे हम बोलेंगे डिमांड कर्व। तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दे रखा है, ये क्या है, एक डिमांड शेड्यूल है। इसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल में हम लोग देख सकते हैं, उन्होंने बोल रखा है कि द डिमांड कर्व विच ग्राफ्स द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स डिमांडेड, है ना। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पे दे रखा है कि डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, कि एक्स एक्सिस डिमांड है ना, डिमांड यहाँ पे है क्वांटिटी की। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पे डिमांड दे रखी है, वाई एक्सिस पे प्राइस दे रखी है, एंड दी and the price of an apple on the vertical y axis. Note that the quantity and the price are inversely related.
ये रेड मार्क इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है एग्जाम में कि जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है ये इन्वर्सली यानी कि अपोज में होते हैं। अगर प्राइस फ्रेंड्स देखिए अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो दाम है जो जो क्वांटिटी है मतलब जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे देखिए प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। ये इनवर्स रिलेटेड है एक दूसरे से अपोजिट में यहाँ पे रिलेटेड है। दैट इज क्यू गोज अप व्हेन पी गोज डाउन। यानी कि जब क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ क्वांटिटी जो मतलब कि डिमांड डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी जब प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी। दिक्कत देखिए ये लाइन बहुत बार रिपीटेड है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब आप लोग देख सकते हो कि जो कर्व है यहाँ पे वो डाउनवर्ड है। जो जो कर्व आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड यानी कि नीचे आ रहा है ना, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर से यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि डाउनवर्ड कर्व। जो कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पे डाउनवर्ड कर्व नजर आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, है ना। ये क्या है, ये जो कर्व हमने अभी देखा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड है। डाउनवर्ड प्लस डिमांड, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड में क्या होता है। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपसे बोला जाएगी कि मान लीजिए 10 एप्पल है और उसके दाम धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का एग्जाम्पल है। अब आगे इन्होंने दे रखा है कि लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो अभी हमने देखा, यहाँ पे जो ऊपर पॉइंट देखा, तो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका सबसे पहला हो सकता है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। हमने देखा कि डिमांड शेड्यूल की जहाँ पे जो प्राइस की डिमांड जो कमोडिटी की प्राइस होती है वो डिमांड पे डिटरमाइंड होती है। फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड तो आगे हमें पढ़ना है, इसमें पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज राइज्ड बायर्स टेंड टू बाय लेस ऑफ द कमोडिटी। वही कि दाम बढ़ जाएंगे तो लोग यहाँ पे कम खरीदेंगे और जब दाम यहाँ पे लो रहेंगे कम रहेंगे तो लोग यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करेंगे, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। चलिए ये तो बहुत बार देख लिया। आगे कहना है कि क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर द टू रीजंस। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा अलग है कि अब तक तो हमने देख लिया कि जो क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी में या प्राइस में जब उतार चढ़ाव आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइजेस में अगर उतार चढ़ाव होता है तो लोगों की डिमांड में उतार चढ़ाव होता है। तो लेकिन ये क्यों होता है ना, तो यहाँ पे दो ऐसी वजह है जिनकी वजह से ये जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है कि जिस चीज के यहाँ पे दाम बढ़ चुके हैं उसके लिए अलग सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ढूंढता है जो कि उससे चीपर होता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की जो दाम है वो यहाँ पे कम होते हैं, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए एप्पल है ना, एक एप्पल है, वो बहुत ही सस्ते हो गए ऑरेंजेस यानी कि ऑरेंज यहाँ पे बहुत महंगे हो गए। मान लीजिए 200 रुपये पर केजी है और एप्पल जो है वो 100 रुपये पर केजी यहाँ पे मिल रहा है। तो एप्पल यहाँ पे सस्ते हो गए लेकिन ऑरेंजेस यहाँ पे क्या हो गए, महंगे हो गए। तो यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर कंज्यूमर एप्पल ज्यादा एप्पल खरीदेगा और यहाँ पे एप्पल की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए जो टिकट जो ट्रेन के टिकट होते हैं उनके दाम अगर जो हमारा जो एयरलाइंस होती है उनके जो टिकट के दाम से अगर कम हो जाएंगे तो बहुत सारे ट्रैवलर्स क्या करेंगे, वो ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करेंगे, ना कि आपके फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे दादा, क्योंकि वो तो महंगे हो जाएंगे ना। टिकट अगर महंगा होगा तो कोई भी पैसे बचाने के चक्कर में क्या करेगा, ट्रेन से यहाँ पे ट्रैवल करना पसंद करेगा। वही कि सब्स्टिट्यूट क्या है लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा दूसरा ऑप्शन है जिनसे मेरे पैसे बच सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं आई फाइंड एन अल्टरनेटिव चीपर गुड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अल्टरनेटिव चीपर गुड हम लोग ढूंढते हैं। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड राइजेस, आई विल सब्स्टिट्यूट अदर सिमिलर गुड्स फॉर इट, है। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर मान लीजिए
कि एग्जांपल लेंगे कि अगर ऑरेंज के दाम यहाँ पे बढ़ जाएँगे तो मैं एप्पल खरीदूँगा। वही यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ पे चीज़ों के दाम बढ़ जाएँगे तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे खरीद लूँगा। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन एक आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल है वही है। जो हम आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं वही ये सारे एग्जांपल है। तो बोल बोल रहे एग्जांपल इज द प्राइस ऑफ अ दाल राइजेस आई ईट मोर वेजिटेबल। अगर जो दाल है, मूँग दाल है या तूर दाल है, उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा सब्जियाँ खरीदूँगा। सेकंड क्या है? सेकंड ऐसी कौन-सी वजह है जिनकी वजह से यहाँ पे डिमांड पे इफेक्ट होता है प्राइस पे? तो सेकंड इज़ द इनकम इफेक्ट, है ना? जो डिमांड जो प्राइस की वजह से यहाँ पे डिमांड कम ज़्यादा होती है तो सबसे पहले उसका रीज़न क्या था? एक तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो गया और दूसरा होगा यहाँ पे इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट मतलब क्या होता है? इनकम इफेक्ट मतलब होता है कि अ, एग्ज़ाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना इनकम इफ़ेक्ट का मान लीजिए जो दाम होते हैं, कंज़्यूमर को जो दाम यहाँ पे गिर जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो कस्टमर को क्या लगता है कि अ, यहाँ पे मतलब उसे लगता है कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे हैं सफिशिएंट कि मैं ये चीज़ को खरीद सकता हूँ। उसे लगता है कि मैं उन चीज़ों से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे खरीद पाऊँगा भले ही मेरी इनकम ना बढ़े, है ना? जितना मान लीजिए शुगर है जो पहले ₹50 किलो में आता था लेकिन अभी ₹40 हो गया है, तो अभी क्या कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अभी उसके पैसे भी बच गए और वो ज़्यादा शुगर यहाँ पे खरीद पा रहा है, तो ये इनकम इफ़ेक्ट क्या है? लेकिन उनका उसका इनकम नहीं बढ़ा, है ना? अब शायद आप लोग इसे समझ नहीं पा रहे होंगे ठीक से, एक बार मैं अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बता दूँ कि इनकम इफ़ेक्ट होता क्या है? देखिए एग्जाम्पल लेंगे, पेट्रोल की प्राइस है, ठीक है? पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए? कम हो गए, है ना? ये पेट्रोल है, उसके दाम क्या हो गए? कम हो गए। अब यहाँ पे लोगों के पैसे सेव हो गए, है ना? लोगों के पैसे तो यहाँ पे सेव हो गए, अब लोगों ने क्या किया कि जो पैसे यहाँ पे बच गए थे, वो उन्होंने किसी दूसरे चीज़ों को खरीदने में यहाँ पे लगा दिए। ये होता है इनकम इफ़ेक्ट कि यहाँ पे लोगों ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। लोगों ने यहाँ पे डिमांड क्यों बढ़ाई? क्योंकि क्योंकि जो दाम है वो ऑलरेडी यहाँ पे कम हो चुके थे, इनकम इफेक्ट यहाँ पे नहीं था, इनकम नहीं बढ़ी थी लेकिन दाम जो है वो कम यहाँ पे हो गए थे। द सेकंड इज द इनकम इफेक्ट, दिस कम्स इनटू प्ले व्हेन अ हायर प्राइस रिड्यूसेस क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? तो यहाँ पे दिस कम्स इनटू प्ले व्हेन अ हायर प्राइस रिड्यूसेस द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि अगर ज्यादा प्राइस यहाँ पे हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड लोगों की कम हो जाती है, मतलब वही है कि दाम अगर घट जाते हैं तो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है, बस उल्टा बोल रखा है यहाँ पे कि जो पेट्रोल के एग्जांपल में हमने देखा कि डिमांड जो है, जो प्राइस जो है पेट्रोल की वो कम हो चुकी थी तो डिमांड बढ़ गई, और उसका उल्टा मीनिंग यहाँ पे मतलब एक ही होता है कि इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि जो प्राइस हाई हो जाती है तो डिमांड यहाँ पे कम हो जाती है। एज प्राइस गोज अप आई फाइंड माई सेल्फ समवॉट पुअरर देन आई वॉज बिफोर। जैसे ही दाम बढ़ने लगते हैं, है ना, पेट्रोल के दाम जैसे ही बढ़ने लगेंगे तो मैं अपने आप को गरीब महसूस करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी है ना जितने पेट्रोल के लिए पहले मैं खर्चा करता था, अभी उससे ज्यादा पैसे मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो मैं अपने आप को यहाँ पे गरीब महसूस कर रही हूँ। कि पेट्रोल प्राइसेस डबल, आई हैव इन इफेक्ट लेस रियल इनकम, सो आई विल नेचुरली कर्ब माई कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड अदर गुड्स, है ना? तो क्या हुआ कि अब क्या हुआ, जो पेट्रोल के दाम है वो तो और ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डबल हो गए। तो जिसकी वजह से मैंने क्या किया, लेकिन उस हिसाब से मेरी इनकम नहीं बढ़ी। जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़े, उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ी, तो मैंने क्या किया, उसका कंज़म्पशन कम कर दिया। मैंने कम पेट्रोल खरीदना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं? ये 2 रीज़न क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, जब दाम बढ़ते हैं तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो इसके 2 रीजन है। डिमांड क्यों बढ़ जाती है? जब प्राइस बढ़ी किसी चीज की तो लोगों ने डिमांड कम कर दी, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज का लोगों को सब्स्टिट्यूट मिल गया, या दाम बढ़ गए, उस हिसाब से लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, इसलिए लोगों ने डिमांड करना कम कर दिया। तो ये होता है डिमांड कम क्यों होती है, जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम क्यों होती है? एक तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, या तो लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। ये बस इसका जो इतना सा उसका सारांश है। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, कि जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, या जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होती है ना, मैंने बोला ना केस स्टडी पूछ सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट डिमांड क्या होती है।
तो आगे का पॉइंट है हमारा मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में, मान लीजिए किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर देश है जहाँ पे जो उस देश में जितने भी इंडिविजुअल जितने भी लोग रहते हैं, तो उन लोगों की जितनी भी डिमांड है अलग अलग प्रोडक्ट को लेके, तो उन सारे डिमांड को अगर हम लोग एक साथ मिला दे यहाँ पे, तो वो हो जाएगी आपकी मार्केट डिमांड। मुझे पता है नहीं समझ में आया है, लेकिन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे एक, मान लीजिए मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल डिमांड होती है उन सबको हम लोग मिला देते हैं। यानी कि एक मार्केट है जहाँ पे एक कस्टमर है, कंज्यूमर ए है जिसने 5 एप्पल यहाँ पे खरीदे हैं ना, उसने 5 एप्पल खरीदे। कस्टमर बी है, उसने कितने खरीदे, उसने 7 एप्पल यहाँ पे खरीद लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल। और एक कंज्यूमर सी है जिसने 8 एप्पल यहाँ पे खरीद लिए। तो मान लीजिए 3 लोग हैं जो मार्केट में है, तो मार्केट डिमांड अब कितनी हो जाएंगी, मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो अब मार्केट डिमांड कितनी हो गई, ये ये हो गई हमारी 20 एप्पल। ओके, तो 20 एप्पल इतनी हमारी मार्केट डिमांड है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट डिमांड यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडिविजुअल लेवल पे लोग कितना खरीद रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कितनी डिमांड है, उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे, बुक बुक की लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि अवर डिस्कशन ऑन डिमांड हैज सो फॉर रेफर टू एज द डिमांड। मतलब हमें डिमांड कर्व पढ़ लिया है, बट हुज डिमांड इज इट, है ना। ये डिमांड तो है, लेकिन डिमांड 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 कर कौन रहा है, डिमांड कर रहा है हम जैसे आप जैसे इंडिविजुअल लोग। माइन, योर्स, एवरीबडी, किसकी डिमांड है, क्या मेरी है, क्या आपकी है, या हर किसी की है। द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिमांड इज इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। मतलब कि जो डिमांड है, डिमांड डिटरमाइन कहाँ से होती है कि कितनी डिमांड है किसी किसी एक पर्टिकुलर चीज की किसी एक पर्टिकुलर देश में, तो वो डिटरमाइन होती है इंडिविजुअल प्रेफरेंस से, है ना। अगर लोग डिमांड करेंगे तभी तो वहां पे चीजें बिकेंगी ना। तो डिमांड करने वाली क्या मशीनें होगी, बिल्डिंगें होगी, नहीं, लोग करेंगे डिमांड। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जो बेसिक चीज होती है डिमांड, डिमांड की का कौन डिटरमाइन करता है यहाँ पे, कौन किसकी डिमांड है, तो इंडिविजुअल कस्टमर की। हाउ एवर इन दिस चैप्टर वी विल फोकस, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, विच रिप्रेजेंट द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। जितने भी टोटल इंडिविजुअल उस मार्केट में रहते हैं उनकी जितनी इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड है, उसे हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। द मार्केट डिमांड इज व्हाट इज ऑब्जर्वेबल इन द रियल वर्ल्ड। और वही एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, जो हम लोग इन्फ्लेशन डिफाइन करते हैं उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, वो हम लोग मार्केट डिमांड से यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट डिमांड क्या होता है एक्चुअली फ्रेंड, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे यूपीआई, है ना। जो यूपीआई सर्विसेज होती है हम लोग एक्टिवेट करा के देते हैं कस्टमर को। तो ये अभी क्या है ना कि इंडिया में ये मार्केट डिमांड इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आपने देखा होगा कि पहले जनधन अकाउंट को ये अलाउ नहीं था, लेकिन अब जो जनधन अकाउंट होते हैं, तो वहां पे भी आप लोग यूपीआई एक्टिवेशन से एक्टिवेशन यहाँ पे कर सकते हो। जो कोविड के बाद ये बहुत बड़ा रिफॉर्म आया कि जो जनधन अकाउंट है हमारे, वहाँ पे भी हम लोग यूपीआई से लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे बढ़ गई है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। ये इंडिविजुअल लेवल पे ना, कस्टमर लेवल पे है, तो इसकी मार्केट डिमांड अब यहाँ पे बढ़ गई है, जिसको यूज करके बहुत सारे कंज्यूमर को यहाँ पे फायदा हुआ है। अब यहाँ पे आगे बोल रहे हैं, इनका कहना है कि द मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड बाय एडिंग टुगेदर द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स एट ईच प्राइस। मतलब क्या है कि मार्केट डिमांड कर्व होता क्या है कि जो अलग अलग क्वांटिटीज लोगों ने, यहाँ पे हमने देखा कि एक ने 7 एप्पल खरीदे, एक ने 8 खरीदे, एक ने कितने 12 खरीदे। तो इन सारे एप्पल के अलग अलग दाम पे, अलग अलग क्वांटिटीज पे, अलग अलग दाम पे, जो हमने पहले कर्व देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो इसे बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज का, बट हर एक प्राइस पे, मान लीजिए 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे कितनी डिमांड है, 200 रुपए पे कितनी डिमांड है, 300 रुपए पे कितनी डिमांड है, इन सारे डिमांड को हम लोग एक अगर रिप्रेजेंट करेंगे जियोग्राफिकल फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो ये है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ये मार्केट डिमांड कर्व है। पहले भी वही यही डायग्राम था कि अगर 500 रुपए है तो कितने एप्पल खरीदते हैं, 4 से होते 3 से 200 100, तो यहाँ पे 5 10 15 20, तो जिस हिसाब से यहाँ पे दाम घट जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे लोगों ने ज्यादा मतलब क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो ये हमने देख रखा है, ठीक है। तो अब आगे इनका कहना है कि डज
डज द मार्केट डिमांड कर्व ओबे द लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। बोल रहे हैं कि जो मार्केट डिमांड कर्व अभी हमने देखा ऊपर, क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को फॉलो करता है, तो सर्टनली डस, मतलब कि डेफिनेटली यस करता है। तो मतलब क्या मार्केट डिमांड है, क्या मार्केट डिमांड मतलब कि जो लोगों की डिमांड है। लोगों की डिमांड मतलब क्या, लोगों की डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होती क्या है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो दाम यहाँ, तो डिमांड यहाँ पे घट जाती है, तो लोग, हम जैसे लोग वही करते हैं ना। जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिमांड कम कर देते हैं, माने कि मार्केट डिमांड, लोगों की डिमांड क्या होती है, प्राइस से डिटरमाइन होती है। जब प्राइस घट जाते हैं तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। आगे कहना है कि इफ प्राइजेस ड्रॉप द लोअर प्राइजेस अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स, है ना, जब दाम घट जाते हैं तो नए कस्टमर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं थ्रू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन एंड इंड्यूस द एक्स्ट्रा परचेसेस बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ड्यू टू द इनकम इफेक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के यहाँ पे दाम अगर घट जाते हैं तो यहाँ पे नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। नए कस्टमर क्यों अट्रैक्ट, कैसे अट्रैक्ट होते हैं, थ्रू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक चीज के दाम घट गए तो नए कस्टमर यहाँ पर ऐड हो गए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्या ये इनकम इफेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इनका कहने का मतलब क्या है। देखिए, इन्होंने क्या बोला कि इफ प्राइस ड्रॉप, दाम कम हो गए, द लोअर प्राइस अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर, है ना, जिनकी वजह से क्या होगा कि मान बहुत सारे कस्टमर ने यहाँ पे, एक एग्जांपल लेंगे मूंग दाल का, है ना। मान लीजिए एक मूंग दाल है और ये तूर दाल है। अब मूंग दाल क्या हो गई ना, मूंग दाल महंगी हो गई, और मान लीजिए मूंग दाल महंगी हो गई और तूर दाल के दाम यहाँ पे नहीं बढ़े। इफ प्राइजेस ड्रॉप, है ना, तो अगर तो, सॉरी गलत हो गया क्या, हाँ मूंग दाल, तो मूंग दाल के क्या हो गए ना, प्राइजेस यहाँ पे कम हो गए। तो लोगों ने क्या किया कि इट अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर। अब जो कस्टमर पहले तूर दाल खरीदते थे, दोनों की कीमत तो एक है, अब मूंग दाल के दाम अगर कम हो गए तो जो तूर दाल खरीदने वाले कस्टमर थे वो अब मूंग दाल खरीदने लगे। तो क्या हो, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, जो चीपर प्रोडक्ट है उसे अपनाया एंड इंड्यूस द एक्स्ट्रा परचेसेस। अब जो पहले से जो कस्टमर थे, ऐसे कस्टमर जो पहले से मूंग दाल खाते आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा खरीदा, है ना। 100 रुपए में अगर 1 किलो मूंग दाल आती थी, अब अगर 80 रुपए में आती है, तो मान लीजिए 100 रुपए में अब उनको 1.25 किलो, है ना, 1.25 kg यहाँ पे, मतलब कि ज्यादा यहाँ पे मूंग दाल मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्स्ट्रा परचेज शुरू कर दिया ड्यू टू द इनकम इफेक्ट। इनकम तो नहीं बढ़ा ना, इनकम नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे दाम कम हो गए तो उन्होंने एक्स्ट्रा परचेज किया, और यहाँ पे दाम कम हो गए लेकिन कस्टमर जो नए यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे जो खरीदना है वो यहाँ पे शुरू कर दिया। तो चलिए आगे है हमारा लॉ, आगे का पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या है आपके कि इस पर्टिकुलर पार्ट से, कौन सा देखा हमने यहाँ पे, मार्केट डिमांड, है ना। मार्केट डिमांड से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि मार्केट डिमांड होता क्या है, मार्केट डिमांड किस तरीके से डिराइव होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आगे का पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या, द मोर वी कंज्यूम द लेसर सेटिस्फेक्शन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल गिव अस। मतलब कि जितना ज्यादा कोई चीज हमें मिल जाती है उसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा कम हो जाता है, हमारा सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा कम हो जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है कि मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है ना। द फर्स्ट ग्लास ऑफ कूल वाटर विल गिव अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप बहुत कड़ी धूप है, दोपहर है, आप घर दोपहर के 2 बजे यहाँ पे घर में आए और आपने एक ठंडे गाने पानी का ग्लास यहाँ पे आपने पानी पी लिया, आपको बहुत सुकून मिलेगा, है ना, लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपने दूसरा ग्लास मंगाया, सेकेंड ग्लास टू इज वेलकम बट विल गिव लेसर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आपको पहले ग्लास से तो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर दूसरे ग्लास से आपने, ठीक है, आपको और ज्यादा प्यास लगी थी, आपने दूसरा ग्लास भी पानी पिया, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जितना कि पहला ग्लास पानी पी, जो पहले ग्लास में पानी पिया था उससे मिला था। एंड द सेटिस्फेक्शन कीप्स डिक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। और इसी तरीके से अगर आप तीसरा ग्लास लेंगे तो और कम सेटिस्फेक्शन होगा, चौथा लेंगे तो और होगा, पांचवा लेंगे तो और कम होगा। मतलब कि जो चीज अगर आप रिपीटेडली, मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा हम लोग कम सेटिस्फाई होते हैं, ये यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर, सॉरी पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लंबी हो रही है वीडियो हमारी। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि डिमांड सप्लाई होता क्या है कि
जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस घटती है तो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अलग-अलग पॉलिसीज़ बनाने के लिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई कांसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेसिक से यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक जैसी होती है। डिमांड कम नहीं होती और सप्लाई भी कम नहीं होती। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी यहाँ पे सप्लाई मिल जाती है। देखिए ना, प्राइस जितनी ज़्यादा, ये बहुत बार देख लिया। ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व एक ही होता है। तो जो प्राइस और क्वांटिटी मतलब दाम बढ़ने की वजह से लोगों की जो डिमांड है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल है। किस तरीके से अगर दाम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी या दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसे किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं डिमांड कर्व। फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखा कि दाम अगर बढ़ जाते हैं तो किस तरीके से क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब दाम बढ़ते हैं तो लोग कम खरीदते हैं और जब दाम कम होते हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। आगे है मार्केट डिमांड यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर के इंडिविजुअल लेवल पे किस एक पर्टिकुलर मार्केट में क्या डिमांड है, उन सारे इंडिविजुअल की डिमांड को हम लोग टोटल कर देंगे और उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड की बेसिक मतलब कि फंडामेंटल क्या है मार्केट डिमांड का, तो वो है इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल लोग कितना डिमांड कर रहे हैं उसके उससे डिटरमाइन होता है कि मार्केट डिमांड क्या है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि अ, हर एक यूनिट जितना आप हर एक यूनिट जितना आप कंज्यूम करते हैं उसके बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेस कम हो जाता है, मतलब हर एक यूनिट के साथ आपका सेटिस्फेक्शन यहाँ पे कम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट आपका खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।